हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये रे ऑप्टिक्स के अंडर आता है। क्लास 10 में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक अलग से टॉपिक है। चैप्टर ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर जनरली देखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप कह सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम। क्या? दी बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अब इससे क्या आप समझ रहे हो? समझ लो कि ऐसे कोई बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री है। इस बाउंड्री के इस तरफ, इस बाउंड्री को हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है? बाउंड्री बिटवीन एनी टू मीडियम्स। किसी भी दो मीडियम्स के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो मान लो कि ये कोई इंटरफेस है, इसके इस डायरेक्शन में, इस तरफ डायरेक्शन में नहीं, इस तरफ एयर है और इस तरफ क्या है? वाटर है। तो यहाँ से मान लो कहीं से कोई रे आई, ऐसे करके आई, ऐसे करके आई, ऐसे करके आई, और ये कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। ऐसे आई, ऐसे चली गई। अब यहाँ पे मैं बस बेंडिंग दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो यहाँ पे अपना ज्ञान ना दे कि यहाँ पे डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो वो अभी नहीं, हम बस बेंडिंग हो रही है ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो ये एयर ले लो और ये वाटर ले लो। तो इसमें ये एंगल जो होता है, ये इंटरफेस पे नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो इंटरफेस पे एक नॉर्मल बनाओ उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है कहीं से आई है और इंटरफेस पे टकराई है और फिर रिफ्रैक्ट हुई है। तो वहाँ पे आप क्या बनाओगे? एक नॉर्मल बनाओगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे। इंटरफेस पे टकराने के बाद इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए ये बेंड हो गई। ये पहले तो ऐसे जा रही थी, है ना, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ये क्या हो गई? बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। तो ये डेविएट हो गई अपने पाथ से, तो ऐसे डेविएट हो गई। और जो रे डेविएट हुई है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल होता है हमारा, ये पूरा एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल आर। कैपिटल आर से डिनोट कर लो, क्योंकि पहले हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये स्मॉल आर से डिनोट किया था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कैपिटल आर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी मीडियम में चेंज आता है तब लाइट रे जो है अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये तो ठीक है, लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है, बट ये लिटरल डेफिनेशन नहीं हुआ रिफ्रैक्शन का। एक तरीके से ये लिटरल डेफिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक केस ऐसा भी होता है रिफ्रैक्शन में जिसमें लाइट जो है सीधा आती है और सीधा चली जाती है। मतलब ऐसे आई और ऐसे सीधा चली गई। ये कब होता है? जब लाइट रे जो है नॉर्मल से आती है। नॉर्मल यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। आप जानते हो कि इस इंटरफेस के कितने भी नॉर्मल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नॉर्मल्स होंगे। तो लाइट रे अगर इन नॉर्मल के अलोंग आती है तो वो ऐसे ही नॉर्मल के अलोंग ही वापस चली जाती है, आगे सीधा सीधा चली जाती है। तो उसमें कोई डेविएशन भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, वो सीधा अपने लाइन के अलोंग चली जाती है। तो यहाँ पे तो कोई बेंडिंग ही नहीं हो रही ना, तो बेंडिंग तो हो ही नहीं रही है।
तो ये एक केस हो गया जो इस डेफिनेशन को एक तरीके से रॉन्ग प्रूव कर देता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू चेंज इन मीडियम। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, मैं कहना चाहूँगा पूरी तरीके से, 10th के हिसाब से जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से तो सही है, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इसलिए इसकी सही डेफिनेशन क्या है वो देखो। तो आप कह सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना in which the wavelength and velocity of light ray, वेवलेंथ वेलोसिटी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। वेलोसिटी तो पता होगा, वेवलेंथ क्या है मैं समझाता हूँ। ऑफ लाइट रे चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन मीडियम, मतलब मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट रे के वेलोसिटी और वेवलेंथ में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो समझ गए, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रे का वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ठीक है, सब समझ गया मैं, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन ये क्या है, ये वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा वैसे तो साउंड चैप्टर में पिछले साल, लेकिन अगर नहीं याद है तो बता दूँ, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, जानते हो, ऐसे 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 वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब उतना आपको अभी डेप्थ में नहीं जाना है कि क्यों ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो मैं बस अभी बता दे रहा हूँ वेव लेंथ क्या होता है। तो किसी भी वेव का आप टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ो, ये तीन वेव्स हो गई, तो इनका टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ो और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये मान लो यहाँ पे आर है, ये आर है, तो ये आर और आर जो है हर जगह सेम सेम होगा। और ये मतलब किसी एक मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है और अगर समझो ये दूसरे मीडियम में चली गई तो इसी वेवलेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है। तो जब कोई भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम मतलब समझ लो, डेंसर मीडियम आप यहाँ पे सॉलिड ले लो, सॉलिड कोई बॉक्स है, बॉक्स नहीं ग्लास है समझ लो, तो ग्लास से पहले लाइट रे ट्रैवल कर रही थी और फिर वो ट्रैवल करके एयर में चली गई। तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में उसे ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी क्योंकि उसे पार्टिकल्स ज़्यादा ये नहीं करेंगे, मतलब उसके बीच में नहीं आएंगे, उसके बीच में कोई हिंड्रेस नहीं होगा, उससे कोई भी पार्टिकल्स स्टॉप नहीं करेंगे, तो वो जो है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं ये एकदम डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जहाँ पे पहले उसकी वेवलेंथ आर थी तो यहाँ पे उसकी वेवलेंथ जो है, यहाँ तो मैंने वेव नहीं बनाई है, दो वेव नहीं बन पाए, तो ऐसे मान लो, तो ये है, तो इसकी जो ये आर है ये अब वेवलेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा। जब डेंसर से रेयरर मीडियम जाएगी तो वेवलेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, आर प्लस कुछ वाई मान लो, वाई कुछ इंक्रीमेंट आया। वैसे तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा सिम्बॉल से, आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो वेवलेंथ, व्हाट इज़ वेवलेंथ? तो यहाँ पे एक बार वेवलेंथ को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव क्रेस्ट्स ऑफ अ वेव, तो वेव क्रेस्ट्स क्या हो गया, वेव क्रेस्ट्स वही हुआ यहाँ पे जो मैंने बोला था, टॉप मोस्ट पॉइंट्स जो होता है, इसे आप जानते ही हैं वैसे तो, इसे क्रेस्ट कहते हैं और इसे ट्रॉ कहते हैं। ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, इसे क्या कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं। तो किसी भी दो क्रेस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल लैम्बडा, लैम्बडा LAMBDA, डिनोटेड बाय लैम्बडा, ऐसा होता है लैम्बडा कुछ, क्या है, LMBDA लैम्बडा।
लैम्डा से डिनोट करते हैं हम इसे, लैम्डा से इसे हम डिनोट करते हैं। और इसके केस में मतलब लाइट के केस में हम लैम्डा को कैसे कह सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर एक ही हम मान के चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा नॉट कह देते हैं। ये लैम्डा नॉट क्या है हमारा, लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये किसके लिए, हमारा फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए लैम्डा के लिए ये एक एक्सप्रेशन होता है। तो लैम्डा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बारे में अभी वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं कह देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आप कह सकते हो कि किसी एक, मतलब आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को कि किसी एक पॉइंट हमने अगर मान लिया, मान लो कि ये पॉइंट है, तो इस पे से एक बार में कितने वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो एक सेकंड में या किसी गिवन टाइम में कितने वेव्स इससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में उतना जानना ज़रूरी नहीं है, उसका एसआई यूनिट आप जान सकते हो कि हर्ट्ज़ होता है, HERTZ। और हर्ट्ज़ क्या होता है, एक वेव एक सेकंड में ट्रैवल किया किसी गिवन फिक्स्ड पॉइंट से, तो हर्ट्ज़ ये होता है। तो उतना आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी के बारे में, मैंने लेकिन बस ऐसे इल्यूस्ट्रेट कर दिया। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसके बारे में अच्छे से आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, ये सोर्स ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करता है। और डॉपलर इफेक्ट के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन जब चेंज इन मीडियम होता है, रिफ्रैक्शन जब होता है, तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ वेवलेंथ में और वेलोसिटी में चेंज आता है। तो C इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज लैम्डा नॉट। और किसी मीडियम के लिए V अगर उसकी लाइट की स्पीड है उस मीडियम में, और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी जैसा कि मैंने अभी बोला, इंटू लैम्डा, लैम्डा 1 कह दो। लैम्डा 1 क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम में जो वेवलेंथ है लाइट की, और दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम x बोल दो, मीडियम y बोल दो, जो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में भी बता दिया, जो मैंने यहाँ पे बताया था उस पर जो वेवलेंथ था उस पर भी हमने अच्छी खासी डिस्कशन यहाँ पे कर ली है। तो इतना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया जो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नहीं तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तो बता दिया लेकिन इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, रिफ्रैक्शन के ऊपर तो बढ़िया अच्छी खासी चर्चा कर ली, वेवलेंथ के ऊपर भी बहुत अच्छी खासी चर्चा की है हमने। तो अब हम किस चीज़ पे चर्चा करते हैं, हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे चर्चा। तो यहाँ पे दो लॉज होते हैं इसमें भी, जैसे हमारे रिफ्लेक्शन में थे। एक लॉ तो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें बस यहाँ पे इंटरफेस होगा, और उसमें क्या था हमारा, ये था सरफेस, ओपेक सरफेस, जिस पे भी लाइट हिट करके रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या होता है वो देखते हैं। पहले तो एक डायग्राम में बना देता हूँ। मीडियम अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, वो जब मैं आपको केसेस बताऊँगा तब अच्छे से हम देखेंगे कि किस तरीके से बेंड होता है। तो ये मान लो नॉर्मल है, ये एंगल हमारा आई है, और यहाँ से लाइट रे जो है ये कोई मीडियम 1 है, मीडियम 1 कौन सा है मैं नहीं बता रहा अभी, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ से ऐसे करके मान लो कि रे चली गई, मतलब यहाँ से ऐसे करके गई है, ये थोड़ा कर्व हो गया यहाँ पे, ऐसे करके गई है। ये पॉइंट ऑफ हमारा इंसिडेंस है, जहाँ पे इंसिडेंट रे इंटरफेस को टकराती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
और ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये। तो दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ तो बोल दे रहा हूँ, तो वो आप सुन लीजिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में पड़ते हैं। एक ही प्लेन से मतलब क्या, ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, तो ऐसे एक प्लेन में पड़ते हैं, एक एक्सिस में पड़ते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक प्लेन में पड़ते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन में पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्लेन में पड़ते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ आप यहाँ पे लिख देना अपने नोट्स में। सेकंड जो ये हमारा लॉ है रिफ्रैक्शन का, ये डिस्कस करने लायक है, और इस पे अभी हम थोड़े कुछ 10-20 मिनट यहाँ पे डिस्कशन करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये लॉ कुछ ऐसा होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट। तो ऐसा ये लॉ होता है। तो इससे हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका प्रूफ भी होता है, बट अभी आपको प्रूफ नहीं देखना है। जब 12th में आएगा ना रे ऑप्टिक्स, तब ये प्रूफ आप देखना। तो ये प्रूफ फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट रे से होता है डिफाइन। ये मैं फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है वो भी बता देता हूँ। फर्मेट्स प्रिंसिपल होता है कि लाइट रे जो है वो सबसे छोटा पाथ लेना कभी भी चाहती है। तो इसी प्रिंसिपल से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अभी आप मत प्रूफ करने की ट्राई करना, नहीं होगा प्रूफ आपसे। कुछ और भी चीज़ें उसमें यूज़ होती है, जैसे डिफ्रेंशिएशन, उन सब का यूज़ होता है, कैलकुलस का, तो अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो है अपने सिंपल डिस्कशन पे चलते हैं। तो ये लॉ मैं यहाँ पे स्टेट कर रहा हूँ। तो ये लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो यहाँ पे है इसे हम कहते हैं एन ऑफ मीडियम, क्या हमने लिया था 2 और 1, तो एन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये एन क्या है, यहाँ पे आपके पास 2-3 चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। साइन 1 के बारे में तो पता होगा, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी मोड़ी अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कुछ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ के आओ हल्का फुल्का सा। तो ट्रिगोनोमेट्री में साइन ऐसे यूज़ होता है, साइन को साइन टेन कॉस, तो उस सब का इसमें यूज़ आता है अच्छे क्वेश्चंस में। तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए इसके लिए। तो ये एन क्या है, ये एन जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बस एन की बात कर रहे हैं, ये 2-1 को अभी आप इग्नोर कीजिए, एन की बात करते हैं। तो ठीक है, हमें साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज एन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज एन ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। एन को अकेले तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हाँ, अब हम डिस्कशन करते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिस्कशन करते हैं। हमने जो लॉ अभी इलस्ट्रेट किया था, जो हमने रिप्रेजेंट किया था, क्या था, साइन आई बाई साइन आर। आई क्या था वहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या था हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पे मैंने शायद छोटा आर यूज़ कर लिया था, तो बड़ा आर लिखने ना, एक ही बात है, आर से भी कर दो डिनोट, उतना कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो वहीं पे जो हमने वो लॉ स्टेट किया था, उसमें जो एन आया था हमारा, साइन आई बाई साइन आर तो हम समझ गए, लेकिन वो जो एन हमारा आया था उसका क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जो उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी भी क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब वो जो मीडियम है ऑप्टिकली कितना डेंसर या रेयरर दिखता है। जैसे अब कोई सॉलिड को आप देख रहे हो तो वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो
क्लोजली पैक्ड होंगे, इसलिए वो क्या डेंसर है। वहीं पे हम एयर को ले रहे हैं, तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, तो उसमें क्या है, लाइट आराम से ट्रैवल कर पाती है। वहीं पे जब हम सॉलिड किसी वॉल की बात कर ले, तो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जो है लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती है, और इसलिए थोड़ी तो ऑब्जर्व होती है, थोड़ी ट्रैवल कर पाती है, और इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी नहीं कर पाती है, उसके आर पार भी नहीं जा पाती है किसी सॉलिड मीडियम में। तो वही, तो एन जो होता है वो एक प्रॉपर्टी होता है, ऐसे सिंपली अगर हम स्टेट करें तो वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मीडियम का, जो कि उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये जो एन होता है ये उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और ये एन जो होता है ये सी बाई वी के इक्वल होता है। तो इसे आप क्या कह सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को हम मान के चलते हैं कि सेम सेम ही रहते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता है लेकिन हम सेम सेम मान के चलते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये क्या हमने अभी जो दो फार्मूले दिए थे वेवलेंथ के, उसमें भी ये थे ना इन्वॉल्व्ड। और वहीं से मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वैक्यूम। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन सा भी, ग्लास, एयर, ग्लास, वाटर। तो ऐसे एन उससे डिनोट किया जाता है, सी बाई वी से डिनोट किया जाता है। अब एन सी बाई वी है, तो यहाँ पे सी बाई वी को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के निकालने का। वैसे तो अगर आपको कभी भी साइन ये स्नेल्स लॉ यूज़ करना होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, बट ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कभी अगर क्वेश्चन बन गया तो ये हमें यूज़ करना आना चाहिए। और इस ये थोड़ा थ्योरी के पार्ट में भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो हमने दो फार्मूला यहाँ पे लिए थे वो क्या हमारे थे, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा नॉट और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, एफ तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा और ये क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। तो सी बाई वी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। लैम्डा नॉट क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और हमारा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। अभी हमने यहाँ पे स्टेट किया कि एन इज इक्वल टू सी बाई वी। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है वो आता है। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा हमने कर ली। और भी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अगर आपको बता पाऊँ तो बताता हूँ। तो यहाँ पे जो ये एन होता है, एन आप जानते हैं डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी मीडियम के। एन मैंने बताया था कि डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना एन ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये भी आपको पता है कि वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर पाती है। ज़्यादा तेज़ी से क्यों ट्रैवल कर पाती है, वो एन की वजह से। और क्यों, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए लाइट को जो पाथ मिलता है वो कम मिलता है, इसलिए वो स्लोली ट्रैवल करती है। स्लोली वो भी बहुत फास्ट होता है, बट फिर भी कंपैरेटिवली तो स्लोली ट्रैवल करती है। वहीं पे जब एयर में वो ट्रैवल करती है तब वो फास्ट ट्रैवल करती है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो एन है ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब v अगर बढ़ेगा तो हमारा n जो है ये घटेगा, अगर n बढ़ेगा तो हमारा v घटेगा। तो ये इसमें जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो वेलोसिटी आप अगर देखो, तो अगर हम एक तरीके से कहें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, आप मान लो कि ग्लास या कोई बॉक्स, कोई मान लो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, तो
ग्लास ले लो, तो ग्लास में जो है वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होगा वो वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। वाटर फिर भी ग्लास से तो थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड होता है, तो वाटर में तेज़ ट्रेवल करेगी लाइट, और वहीं पे हमारे जो ग्लास है उसमें थोड़ा तेज़ ट्रेवल करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और एयर यू कैन टेक। तो ये इम्प्लाई करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़, ये लेस देन है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। तो ग्लास में जो है वेलोसिटी कम होगी, मैं फिर से इसे लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि वाटर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, उसमें जो है पार्टिकल थोड़े कम पैक्ड होते हैं, क्लोजली कम पैक्ड होते हैं, और वहीं पे ग्लास जो है सॉलिड है तो उसमें थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं विद इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जो है ये इम्प्लाई करता है, ये यहाँ पे जो हमने ये रिज़ल्ट निकाला था इससे हमें ये पता चलता है, यहाँ पे आप भी समझ गए रहेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। तो ये एक रिज़ल्ट आप अपने मन में रख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी वैसे अगर आपको याद है, ये सब अगर आपको याद रहेगा तो ये तो आप खुद ही कह सकते हो। तो यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एन, तो हम समझ गए कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का कितना डेंसर होता है, या उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट उसके रिस्पेक्ट में कितनी होती है, ये हम जानते हैं। C/V से हम उसे डिनोट करते हैं। तो वहीं पे एन जैसे हमने ये साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं ना, तो N2। तो N2 में मान लो कि वेलोसिटी जो है लाइट की कुछ V2 है, और वहीं पे N1 में कुछ V1 है। तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N2 क्या होगा, C/V2, और वहीं पे इसका क्या होगा, C/V1। तो इसे जब आप ऊपर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C/V2 ये उलट जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, V1/C। C कैंसिल हो जाएगा और हमारा N रिलेटिव क्या आ जाएगा, V1/V2। तो यही होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे अगर आपको बोला कि तुम मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कहाँ से आया, हमें क्या चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये कहाँ से आया आप समझ गए। तो ये Ng/Nw होगा, ये Ng/Nw होगा ना। तो Ng/Nw क्या होगा, C/Vg। C/Vg मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मैं Vg Vw ऐसे करके बोलूँगा। तो Ng/Vg अपॉन Nw/Vw, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या, C/Vg अपॉन C/Vw। C जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो इससे वापस हमारे पास क्या सेम रिजल्ट आ जा रहा है, Vw/Vg। तो ये आप समझ गए होगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की। तो यही होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आ रहा था। तो वहीं पे अगर हम चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 दैट इज़ N12
क्या होगा हमारा, V2/V1 होगा ना, V2/V1 होगा। तो ये दो जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, N21 इंटू N12 इज इक्वल टू V1/V2 इंटू V2/V1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to 1 / refractive index of medium 1 with respect to medium 2। तो ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, तो इसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये सब जो है यहाँ पे हमने सारा इक्वेशन का खेल खेला है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ये किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई मीडियम 1 दिया है, मीडियम 1, इसका N1 है, वो हमें 2 दिया है और C तो हमें पता है। तो अगर ये इसका N1 2 दिया है, तो हमें पूछा है कि इस मीडियम 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, what will be the velocity of light in this medium। तो यहाँ पे आप easily कह सकते हो n इज इक्वल टू C/V, हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू C/N। C क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ होता है, अपॉन n। n दिया हुआ है हमें, वो है N1 के इक्वल। तो n क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या आ रहा है, 3/2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और ये भी यहाँ पे आप देख लो कि ये जो है n जो है ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस है, और ये बस एक रेशियो है, यूनिटलेस है ये, इसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है, हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि n जो है C/V के इक्वल है। C का क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और इसका भी क्या होगा, V का भी मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल होके ये क्या बन जा रहा है, एक रेशियो बन जा रहा है। तो ये बस एक रेशियो है, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अगर मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, अगर मान लो कोई मीडियम 1 है, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें N1 3 दिया है, और कोई मीडियम 2 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें N2 दैट इज़ 6 दिया है, 6 दिया है, ठीक है। ऐसे होता नहीं है 6/3, ऐसे किसी मतलब नेचुरली ज़्यादा चीज़ों का होता नहीं है, शायद किसी का ही नहीं होता होगा तो पता नहीं मुझे उतना, लेकिन ऐसा हमने क्वेश्चन के लिए मान लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लिए हैं। तो N2 और N1 दिया है, तो हमें पूछा है कि मीडियम 2 में मीडियम 1 से कितना ज़्यादा जो ये है लाइट का जो कितना फास्ट ट्रेवल करेगा, मतलब हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब देन इन मीडियम 1, ऐसे आप कह सकते हो। तो हमें पता है कि आप कह सकते हो कि N1/N2 क्या होगा, दैट इज़ N12, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो N1 क्या है, 3/6 इज इक्वल टू V2/V1। तो यही रेशियो हमें क्या दे देगा कि कितना फास्ट ये इसके रिस्पेक्ट में ट्रैवल करेगा लाइट रे इस मीडियम में, मतलब सेकंड मीडियम में फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होगी हमारे लाइट की, तो वो हमें ये दे देगा। तो 3/6 क्या होता है, 0.5, तो 0.5 ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं कम होगी, हमें इनका रेशियो बताना था। तो V2 आप क्या कह सकते हो, 0.5 V1, और V1/2 अगर V1 6 है तो V2 कितना होगा, 3 होगा, मतलब 3 का उनके अंदर डिफरेंस होगा। तो 0.5 के इसमें चलेगी, मतलब कम स्पीड से चलेगी। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे ये हम ले सकते थे। तो और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, और आगे और चीज़ें हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए।
तो मैं सोच रहा हूँ आज के लेक्चर में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली है, डिस्कस करते करते हमें बहुत टाइम भी हो गया है। तो अगले लेक्चर में जो है मैं और चीज़ें आगे की डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करने के लिए आगे क्या बचा है, कंडीशंस जो होती हैं लाइटर के बेंडिंग की, वो शायद मुझे थोड़ा पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, बट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत नॉलेज हमने गेन की है। इस वाले लेक्चर में भी मैंने बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता दी, इसलिए इतना टाइम लग गया। नहीं तो ये आराम से मैं चाहता 10 मिनट में भी आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देता, बट मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो मैं जो है अगले लेक्चर में कुछ कंडीशंस होगी बेंडिंग की, वो डिस्कस करूँगा। तो होप करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले लेक्चर में जो है हम वही डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं, और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेंस वेंस के अंदर कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।